हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में आई अंडररेटेड कैनेडियन अमेरिकन सस्पेंस थ्रिलर हंटर हंटर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं शॉन लिंडन। ये मूवी वैसी नहीं होने वाली जैसी आप सोचोगे। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी जोसेफ को, जो कि अपनी बेटी रैनी के साथ मिलकर जंगल में कुछ ट्रैप सेट कर रहा था और पुराने ट्रैप्स में फंसे जानवरों को भी पकड़ रहा था। इनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है टोवा। रेडियो के जरिए वो कांटेक्ट करता है अपनी वाइफ एन से और उसे टाउन जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहता है। तो यह पूरी फैमिली जो कि इस जंगल में अकेली रहती है और इनका गुजारा चलता है जानवरों के फर बेचकर। सिर्फ यही इनकी अर्निंग का सोर्स है, इसलिए जो रैनी को भी ये काम सिखा रहा है, लेकिन अभी वो थोड़ी कच्ची है। वो सभी ट्रैप्स को चेक कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि पहले लगाए गए एक ट्रैप से उनका शिकार गायब था। ये देखकर रैनी कहती है कि वो वापस आ गया, यानी कि पहली बार नहीं है। इधर रैन सारे फर लेकर एक स्टोर पर पहुंच गई, लेकिन फर की कीमत गिरने की वजह से उसे इनफ सप्लाई नहीं मिली और इसलिए वो काफी दुखी है। आम एनिमल्स के फर का कुछ खास प्राइस नहीं मिल रहा। अगर पैसे ज्यादा चाहिए तो भेड़िया का फर काम कर सकता है, लेकिन भेड़िया ये लाए कहां से। वो वहाँ पर लगे कुछ बिकाऊ घरों की ऐड देख रही थी, जिससे हम काफी कुछ समझ गए। ये उस जंगल के बजाय टाउन में रहकर अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन इनके पास इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गई। घर पर जो रैनी को फर अलग करना सिखा रहा था और एन बना रही थी खाना। डिनर के वक्त भी माहौल खराब था क्योंकि खाना है नहीं। ऊपर से इनका शिकार भी एक भेड़िया ने हड़प लिया और रैनी के मुंह से ये बात सुनते ही एन काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि जो ने ये बात उसे नहीं बताई। तो जो शिकार इनका गायब था उसे ले गया एक भेड़िया, जो कि एक बार पहले भी इस इलाके में आया था। तब तो इन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन इस बार जो को कुछ करना होगा, नहीं तो ये भूखे मरेंगे। रैनी को अंदर भेजकर एन उससे बहस रही थी। तब जो कहता है कि वो भेड़िया किसी जानवर या फीमेल से अट्रैक्टेड है, तभी वो दोबारा वापस आया है। लेकिन एन के मुताबिक वो अट्रैक्टेड है इनकी फैमिली से। उसे पता है कि यहाँ पर फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, इसलिए वो वापस आ गया। एन उसे रिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन जो कल सुबह खुद उसे पकड़ लेगा। लेकिन ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। खाना ना होने की वजह से एन उसे वही ऐड दिखाकर कहती है कि मैं किसी बैंक में जॉब करके काम चला लूंगी, लेकिन वो तैयार नहीं था, क्योंकि हंटिंग के अलावा उसे और कोई काम नहीं आता। बाहर आकर वो उसे समझाती है कि लाइफ तुमने चुनी, तुम्हें चुनकर मैंने चुनी, लेकिन रैनी को कोई चॉइस नहीं मिली। उसे टेंशन होनी चाहिए मैथ्स की, ना कि भेड़ियों की। इस तरह रहने वाली कोई जनरेशन नहीं बची। तब जो कहता है कि हम वो जनरेशन बनाएंगे, यानी कुछ भी हो, ये जंगल नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह रैनी की जिद पर वो उसे भी साथ लेकर चला गया, जो कि एन को पसंद नहीं आता। उससे कांटेक्ट करने पर वो कहता है कि शिकार की नौबत आते ही मैं इसे घर वापस भेज दूंगा, जो कि कुछ ही देर में आ गई। उसे फ्रेश ट्रैक्स मिल गए, यानी कि वो कहीं आसपास मौजूद है, इसलिए सब कुछ समझाकर उसने रैनी को वापस भेज दिया और खुद ये वापस आएगा रात तक। जो ने उसे कहा था कि डरना मत, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि जंगल की आवाजें किसी को भी डरा सकती है और इधर एन का हाल भी वही था। नदी से पानी लाते वक्त उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और सेम यही लग रहा था रैनी को। अब मॉम तो घर पहुंच गई, लेकिन रैनी डर कर वहीं पर बैठ गई थी। इधर डैड को वो भेड़िया देख गया, इसलिए वो गोली चला देता है, लेकिन लगता नहीं कि वो मरा। गोली की आवाज रैनी भी सुन लेती है, इसलिए हिम्मत करके वो आगे बढ़ गई। अब भेड़िया तो भाग गया, लेकिन जो के होश उड़ गए, क्योंकि वो भेड़िया खा रहा था एक इंसानी हाथ को। रोड पार करके वो जंगल में थोड़ा और अंदर घुस आया और वहाँ का हाल देखकर तो वो सुन था। कई लड़कियों की लाशें वहाँ पर मौजूद थी, जिन्हें बुरी तरह स्लॉटर करके एक सर्कल में लेटाया हुआ था, और ये भेड़िया का काम नहीं है। इस जंगल में भेड़िया के साथ साथ एक किलर भी घूम रहा है, यानी कि इसकी फैमिली को अब और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि 2 फीमेल्स इसके घर में भी मौजूद हैं, और भेड़िया को तो ये संभाल लेगा, लेकिन इससे निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर भी वो चुपचाप बैठा सोच रहा था। उसकी भूख और नींद उड़ गई थी। उसने घर पर कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डरे ना। अब ये खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगले दिन एन की आंख खुलती है तो जो गायब था, क्योंकि वो फिर से वहीं पर पहुंच गया। उसने एन को बता दिया कि अगर भेड़िए को ढूंढने के लिए मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, मेरी फिक्र मत करना। और जबकि असल में ये भेड़िए को नहीं, बल्कि ढूंढ रहा है किलर को। इधर एन और रैनी नदी किनारे मौजूद थी, तभी अचानक टोवा को वहां ना पाकर रैनी उसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे मिल जाता है वो भेड़िया। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी एन उसे देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया और ये ट्रिक काम कर गई। भेड़िया वापस मुड़ गया और वो दोनों बिना रुके घर तक पहुंच गए, लेकिन टोवा बाहर ही रह गया, इसलिए एन जाती है उसे ढूंढने, लेकिन तब तक भेड़िए ने उसका काम कर दिया था। वापस आकर वो रैनी को कहती है कि डैड के आने पर हम उसे ढूंढ लेंगे। वो ये नहीं बताती कि उसे भेड़िया ने मार दिया ताकि रैनी को अपनी जान का खतरा महसूस ना हो। तो अब आप इसके टाइटल का मतलब समझ गए होंगे। ये हंटर फैमिली फंस गई है 2 हंटर्स के बीच में और दोनों से ही इन्हें जान का खतरा है।
खैर ऐसे ही सुबह हो गई लेकिन जो का कोई रिप्लाई नहीं आया। दोनों माँ बेटी जाती हैं अपने ट्रैप्स को चेक करने तो आज भी उनका शिकार गायब था। साथ ही वहाँ पड़ी वुल्फ शिट में उन्हें एक अंगूठी मिल गई जो कि उसी हाथ की होगी जिसे वो खा रहा था। ये देखकर एन बुरी तरह कांप गई थी, इसलिए बिना किसी देरी के वो पहुंच जाती है लोकल पुलिस के पास। इधर पुलिस ऑफिसर बॉस एक बियर की डेड बॉडी लेकर वापस स्टेशन आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अबैंडन कार दिखती है, लेकिन उस पर बिना ज्यादा ध्यान दिए वो ऑफिस पहुंच गया जहां एन पहले से मौजूद थी। वो उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन वो एरिया इनके अंडर नहीं आता। साथ ही वो भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो तो वही कर रहा है जो उसका नेचर है। जंगल में ये रहते हैं, शिकार ये करते हैं, तो 100% गलती इन्हीं की है, ना कि भेड़िए की। अगर कार्रवाई होगी तो होगी इन पर, ना कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा खाना लेकर ही वापस आना पड़ा। एन टोवा की बॉडी को दफनाकर एक बेबी डियर को मारकर ले आई, जो कि गलत है, लेकिन खाना तो इन्हें चाहिए ही। जो का कुछ अता पता है नहीं, भेड़िया सर पर है और खाना भी खत्म हो चुका, इसलिए अब जो भी करना है वो करना है एन को। रहने की मदद से उसकी खाल उतार कर वो उसे पकाकर खा रहे थे, तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल होती है, लेकिन उससे कुछ भी क्लियर नहीं था। रात में अचानक दोनों जाग गए क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो जॉन नहीं था, वो कोई और इंजर्ड आदमी था। एन रेने को वापस घर में छोड़कर एक काम चलाऊ स्ट्रेचर से उसे लेने जाती है क्योंकि भेड़िया उन्हीं के आसपास मौजूद हो सकता है। उसे अंदर लाकर चेक करने पर एन को उसके पास एक वॉकमैन मिलता है, साथ ही उसके पैर की हालत भी खराब थी। अगली सुबह रेने उसके पास जाती है, तभी अचानक उसकी आंख खुलने से रेने बुरी तरह घबरा कर मॉम को बुला लाई। उसके मांगने पर रेने उसे पानी देती है और इसी बीच एन ने उसका वुंड स्टिच कर दिया। डैड ने रेने को कहा था कि किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट मत करना, लेकिन मॉम कहती है कि डैड भी इसकी हेल्प जरूर करते। उधर बस स्टेशन आ रहा था, तभी उसे फिर से दिखती है वही कार, यानी कि 2 दिन से ये कार वहीं पर खड़ी है। वो उतर कर आसपास देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए उसने कार का नंबर नोट कर लिया। इधर वो आदमी भी जाग गया, इसका नाम है लू। एन उससे पूछते हैं कि ज्यादा लोग इस जंगल में नहीं आते तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तब लू कहता है कि यही तो मेरी खास बात है। ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो कि फोटोज के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन रास्ते में कार खराब होने की वजह से ये पैदल ही जंगल में घुस गया और शाम होते ही किसी ने इस पर हमला बोल दिया, जो कि होगा वो भेड़िया, और जो कार वहाँ पर खड़ी है वो इसी की है। अब इसे हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है, लेकिन उस भेड़िए के रहते इसे ले जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बाहर हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। एन रेने के साथ मिलकर उसे कार तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही लू दर्द से चिल्लाने लगा, इसलिए सभी वापस अंदर आ गए। दोनों माँ बेटी ने बचे कुछ ट्रैप्स और कुछ जहर लगे मीट के टुकड़े आसपास फेंक दिए, साथ ही आग भी जला दी ताकि ये उस भेड़िए से बच सकें। इधर ऑफिसर बॉस सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कई लोग इस एरिया में गायब हुए हैं और सिलसिला अब भी जारी है। ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था, फिर भी वो पहुंच गया उस कार को चेक करने, और यही तो उसे नहीं करना था। पेड़ों पर लगे निशान को फॉलो करते हुए वो उन लाशों तक पहुंच गया, लेकिन तभी उसका पैर बुरी तरह फंस गया एक ट्रैप में, और थोड़ा हिलते ही हाथ भी। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, और ये ट्रैप्स जो ने लगाए होंगे किलर के लिए, लेकिन फंस गया ये। इधर एन पूरी तरह अलर्ट थी, लेकिन रात से सुबह हो गई, ना तो जो आया और ना ही वो भेड़िया। उधर बॉस के साथ ऑफिसर लूसी ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज आया हुआ था कि वो कल रात घर नहीं पहुंचा। वो रेडियो पर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, इसलिए वो भी उस लोकेशन के लिए निकल गई। इधर एन का हाल भी वही था, उससे भी रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो भी जो के दिए मैप के जरिए जंगल में निकल गई, और थोड़ा आगे जाते ही जो के लगा एक ट्रैप में उसे एक रैबिट मिल गया, जिसे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा, और इससे वो काफी दुखी हो गई थी क्योंकि ये इसका काम नहीं है। तभी रेडियो में कुछ हलचल होती है, जिसके जरिए वो थोड़ा आगे बढ़ गई, और आगे जाते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां पड़ी हुई थी जो की लाश। उसे देख वो पूरी तरह टूट गई, और अब जाकर उसे पूरा मामला समझ आया। जो को भेड़िए ने नहीं बल्कि मारा है लू ने। लू ही वो किलर है जिसने उन सब लड़कियों को मारा, और जो ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन जो को मारकर वो बचकर निकल गया। फिर भी जो ने उसे काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन उसे घर में लाकर एन ने उसे बचा लिया। अब इसके लिए सदमे से कम नहीं, क्योंकि अपने हस्बैंड के कातिल की सेवा कर रही है, और इस तरफ इसका ध्यान गया ही नहीं। यह एहसास होते ही वो जल्दी से घर के लिए निकल गई, क्योंकि एक और गलती इसने कर दी, ये रहने को अकेला छोड़ आई लू के साथ। इधर लूसी लोकेशन पर पहुंचकर बॉस को ढूंढ रही थी, तभी कुछ शॉट्स फायर करके बॉस उसे खुद तक ले आया, और अब ये हेल्प लेकर वापस आएगी। उधर एन बड़ी सावधानी से घर के अंदर घुस गई, जहाँ रेने आराम से सो रही थी, लेकिन लू वहाँ पर नहीं था क्योंकि वो छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। वो उस पर हमला बोल देता है, जिससे गन फायर हो गई, और आवाज सुनकर रेने वहाँ पर आ गई थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। उसने एन को चोक करके बेहोश कर दिया। इधर काफी हैवी पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक बॉस दम तोड़ चुका था। वहाँ खून के निशान मिलते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए ये कहीं तो पहुंचेंगे।
उधर लू खुद को शॉट देकर एन से उसके ट्रक की चाबी मांग रहा था और बदले में एन उससे रैन के बारे में पूछ रही थी। वो कहता है कि ये सब कभी भी नहीं होता अगर तुम्हारा हस्बैंड बीच में नहीं आता। अपना राज छुपाने के लिए इसने जो को मार दिया और अब ये इसे भी नहीं छोड़ेगा। अपना सारा सामान जलाकर वो वापस अंदर आता है एन का रेप करने, लेकिन मौका पाकर एन एक ट्रैप में उसका मुंह फंसाकर एक रॉड से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसी बीच पुलिस टीम भी आगे बढ़ रही थी। अगले रूम में जाते ही एन फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वहाँ पड़ी हुई थी रैने की लाश, जो कि हमें दिखाई नहीं गई। उस साइको ने रैने को भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब ये भी उसे नहीं छोड़ेगी। लू को लटकाकर साथ ही उसके हेडफोन्स पहनकर वो उसकी खाल उतारना स्टार्ट करती है क्योंकि ये भी किसी जानवर से कम नहीं। कुछ ही देर में उसने सारी स्किन उतार दी और आखिर में चेहरे की भी। इसी बीच पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन अब काफी देर हो गई। उसके चेहरे की स्किन हाथ में लिए एन बाहर आती है और यहाँ पूरी टेक्सास चेनसो मैसेकर वाइब आ रही है। उसे देखकर सभी हैरान थे। वो उसके चेहरे को उनके सामने फेंक देती है और ये देखकर तो पुलिस वाले भी सुन हो गए। वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो लू अब भी जिंदा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। गाना सुनते हुए एन एक जगह पर बैठ गई और वॉकमैन बंद करते ही ये मूवी एंड हो गई। तो जैसा आप स्टार्टिंग में सोचते हो वैसे तो मूवी है ही नहीं। बीच में जाकर पता चलता है कि मूवी में कुछ ज्यादा चल रहा है और सब कुछ साफ होता है ऑलमोस्ट एंड में जाकर, और एंडिंग इसकी बहुत ब्रूटल है। एक बार जब ये शुरू हो जाती है उसके बाद टेंशन खत्म होने नहीं देती। ये आपको पूरी तरह एंगेज कर लेगी और तभी से इतनी ज्यादा प्रेज मिली क्योंकि स्क्रीन प्ले परफेक्ट है। सबसे ज्यादा तारीफ बनती है एन यानी कि कैमिल सुलिवन की, जिनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल लगी। जो भी कैरेक्टर में चेंज आया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो कैमिल ने काफी अच्छे से दिखा दिया। ओवरऑल मूवी बेस्ट है, लेकिन अफसोस काफी अंडररेटेड भी। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बजट तो इसका नहीं पता, लेकिन कमाई इसने की थी $32,705 की, क्योंकि ये गिने चुने थिएटर्स में लगी थी। उसके बाद ये सीधा आई DVD पर और इसे रिव्यूज काफी अच्छे मिले। पहले रैने का कैरेक्टर एक 8 साल का बच्चा होता, लेकिन जब समर हॉवेल को ये रोल मिला तो शॉन ने उस कैरेक्टर का जेंडर भी चेंज कर दिया और साथ में एज भी। इसका स्क्रीन प्ले शॉन ने 2007 में ही लिख लिया था। ये दूसरी हॉरर फिल्म है जिसमें डेवन सावा और निक स्टॉल दोनों हैं। पहली है 388 एल्डर्टा एवेन्यू। पूरी फिल्म के दौरान रैने जो किताब पढ़ रही थी वो थी द कॉल ऑफ वाइल्ड बाय जैक लंडन। ये 4 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से 2 इसने जीते और वो दोनों मिले थे एन यानी कि कैमिल सलिवन को। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी और कैसी और वीडियो आनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।